नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युअर कालचक्र में। मित्रों, आज हम सुशांत जी के साथ एक बिल्कुल अलग तरीके का विषय लेके आए हैं और ये विषय और विषय से संबंधित जानकारी वो अभी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच विषय के बारे में अच्छे से बताने के लिए। जैसा कि दीपक जी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, हमारा जो आज का विषय है वो विषय है हाउ टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड इन हिज लर्निंग और एजुकेशन। आज मैंने जो ये विषय चुना है ये इसलिए चुना है कि आज देश काल पात्र के हिसाब से और आज की वर्तमान स्थिति के अनुसार हमारे जो बच्चे हैं या जो भी हमारे युवा हैं, जो भी चाइल्ड हैं, उन सबको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, लर्निंग करने में प्रॉब्लम्स होती है। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ साथ सॉल्यूशंस क्या हैं उन प्रॉब्लम की। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज एक कॉन्सेप्ट में साइंटिफिकली प्रूव्ड कॉन्सेप्ट के विषय में बात करूंगा, जो कि हर माँ बाप के लिए और लगभग जितने भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो लोग इस चीज को पहले से ही जानते हैं, बट फिर भी एक दोबारा से रिवाइज कराने वाली बात है और माँ बाप के लिए एक न्यूली बात है कि अगर वो ये चीज समझते हैं तो वो अपने बच्चे को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी शिक्षा विभाग में काम किया हुआ है, मैं प्राइमरी टीचर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बच्चों की लर्निंग के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर काफी काम किया है, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। वो एक्सपीरियंस भी आज एस्ट्रोलॉजी के साथ में मिक्स करके मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले समझेंगे सिग्निफिकेशंस ऑफ मून। देखिए सर, मून हमारी कुंडली के अंदर जो है मन का कारक है, हमारे माइंड का कारक है, इमोशंस का कारक है और मदर, मिल्क, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड एटसेट्रा, ये मैंने कुछ सिग्निफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। आज हम माइंड से ही सिर्फ डील करेंगे, लेकिन मून जो है वो किसी भी हॉरोस्कोप में हमारा माइंड है कि वो कैसा चल रहा है, मन कैसे चल रहा है और इसके पीछे मून को ही क्यों माइंड दिया गया। क्योंकि देखिए, जैसे कि कहा भी जाता है कि मन जो है बड़ा चंचल है, बहुत स्पीड है इसमें। चंद्रमा एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करता है और कोई प्लैनेट नहीं करता, इसलिए हमारा ताल्लुकात मून से है। इसके साथ साथ आज हम माइंड को लेकर बच्चों से कनेक्ट करेंगे कि बच्चों का माइंड या हॉरोस्कोप के अंदर ऐसे कौन से योग होते हैं या ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हम लोगों को वो समझना चाहिए और उसका समाधान आज क्या है। जनरल रेमेडीज, आज मैं कुछ जनरल रेमेडीज बताऊंगा जो एप्लीकेबल है सभी के लिए, जिनके पास होरोस्कोप है उनके लिए भी, जिनके पास होरोस्कोप नहीं है उनके लिए भी, और इसके साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को लेकर। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में पढ़ाई को लेकर ध्यान, लंबे समय तक ध्यान की बहुत बड़ी समस्या है कि ध्यान नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि भी कम है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी से पढ़ाई कर पाना एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जिसे हम कहते हैं कि डिसिप्लिन कह लेते हैं या एक नियम बना लेता है व्यक्ति की, टाइम टेबल है मेरा इस टाइम पे पढ़ने का, वो अप्स एंड डाउन चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। इसके साथ साथ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट। कुछ आजकल मैं सुनता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि ये सब्जेक्ट ही क्या है, या टॉपिक्स ही समझ में नहीं आते। इसके साथ साथ लैक ऑफ रिमेम्बरेंस, याद करने की शक्ति या याद रखने की शक्ति, सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं ये मानता हूं जो ये है। और इसके साथ साथ में है ड्यू टू फियर। फियर किस तरीके का? फियर, कई बार बच्चों को ये हो जाता है कि अगर उन्होंने प्रयास किया है और उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं या किसी कारण से वो फेल हो जाते हैं, तो वो आगे मेहनत करने के लिए डरते हैं कि कहीं से फिर से हमें वो सोशली इंसल्ट ना फील करनी पड़े। लैक ऑफ रिमेम्बरेंस के ऊपर मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना चाहूंगा, क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी बच्चे को स्ट्रांग बनाती है उसकी एजुकेशन के अंदर, या चीजों को होल्ड कितना कर पा रहा है बच्चा, याद कितना रख पा रहा है। हम बहुत तरीकों से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी से पढ़ा लेते हैं, ऐसे पढ़ा देते हैं, वैसे पढ़ा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की होल्डिंग पावर कितनी है
और वो कितना जल्दी रिमेम्बर कर सकता है, वो ही उस बच्चे को उसकी नॉलेज को सही टाइम पे अप्लाई करने के लिए पावर देगा। हम एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस समझते हैं हॉरोस्कोप में कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है जिसकी वजह से मून के ऊपर इफेक्ट आता है। और मून ही मन, क्योंकि जहां मन लगेगा वहां तन अपने आप लगेगा। मन लग जाएगा तो व्यक्ति अपने एफर्ट्स को भी वहीं बिठाने की कोशिश करेगा। और कहा भी जाता है कि फिजिकली प्रेजेंट, जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स कहती थी कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं चाहिए मुझे, मेंटली प्रेजेंट बच्चे चाहिए। तो मेंटली भी हमें उस क्लास के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी। तो बात करते हैं मून को लेके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस जो मैंने अपने अनुभव में पाए कि मून अगर लगन से 6th, 8th एंड 12th हाउस में बैठा हो तो बच्चे के मन में किसी ना किसी तरीके की समस्या रहती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे उसके मन के इन्फ्लुएंस और इमोशंस को लेकर। इसके साथ साथ मून प्लैनेट का कंजॉइंट किस मेलेफिक प्लैनेट्स के अगर साथ में है, जैसे राहु के साथ में हुआ, केतु के साथ में हुआ, सैटर्न के साथ में हुआ, तो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में मून के ऊपर डार्कनेस आएगी, मून के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से मन पे प्रभाव पड़ेगा और बच्चा उसके अनुसार ही व्यवहार करेगा। इसके बाद मून इज हैविंग एस्पेक्ट ऑफ मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट भी जब मून पे आता है तो भी इसी तरीके की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। व्हेन मून इज debilitated and if it is having aspect of malefic planet, देखिए नीच का होना या चंद्रमा प्लैनेट की डिग्री वाइज एंड इसके साथ साथ में डेबिलिटेटेड अगर पोजीशन है तो ऑब्वियसली उस प्लैनेट की जो शक्तियां हैं, जो अच्छी शक्तियां हैं, उनमें कमी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर मेलेफिक प्लैनेट भी वहां एस्पेक्ट करता है तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस बच्चे के लिए, उस होरोस्कोप के लिए। इसके साथ साथ मून इज नॉट पक्ष बली। मैंने ये देखा है कि अगर पक्ष बली हो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि से अगर हम ले तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अगर पक्ष बली हो तो भी कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, बच्चा उस चीज को सह लेता है या फिर वो उसका मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपने आप को बिठाने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे ये काम करना है। इसके बाद में एक मैंने देखा कि मून हैविंग मालेफिक इन नेक्स्ट हाउस। ऐसा मैंने अनुभव किया है कि अगर मून के जस्ट नेक्स्ट हाउस के अंदर कोई मैलेफिक प्लैनेट है, ऐसी पोजीशन में भी कहीं ना कहीं मन परेशान रहता है बच्चे का और शिक्षा में प्रॉब्लम आती है या उसको लर्निंग में प्रॉब्लम खासकर देखने को मिलती है और सिटिंग प्रॉब्लम भी होती है कि कितना लंबे समय तक वो पढ़ पाता है या नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ये कन्या लगन की कुंडली है और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और मंगल डेबिलेटेड है इस कुंडली के अंदर, जो कि नीच दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर दे रहा है। तो मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि के साथ साथ मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, जिस वजह से मून पे दो प्लैनेट्स के इस एस्पेक्ट की वजह से प्रॉब्लम होगी बच्चे को, उसके मन में उसको लर्निंग करने में प्रॉब्लम आएगी। स्टेप मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रेक भी आ सकता है, मन में बार बार ब्रेक, वो बैठेगा कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, लेकिन एकदम कोई ना कोई ब्रेक आ सकता है क्योंकि मेलेफिक्स प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं इस वजह से। इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वृश्चिक लगन की कुंडली है और यहाँ पे मून 6th हाउस में प्लेस्ड है। 6th हाउस में प्लेस्ड होने पे जैसा कि मैंने कहा कि एक तो ये प्रॉब्लमेटिक हाउस है, तो यहाँ पे चंद्रमा का आना मतलब मन में एक सिकनेस या जिसे कहते हैं मन पीड़ित। अब यहाँ पर हम देखें तो सूर्य डेबिलेटेड में है, नीच अवस्था में है, वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस कुंडली में सैटर्न भी रेट्रो है और अगर हम एक और रूल अप्लाई करें कि मून के नेक्स्ट हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है तो आप देखेंगे जब मून मूव ऑन करेगा तो सैटर्न वहां पर है। तो ये एक तरीके का फिर से मेलेफिक प्लैनेट्स की वजह से मून को प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा इतनी भी ज्यादा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल मतलब पढ़ ना पाए, लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स रहती हैं अंडरस्टैंडिंग करने में, प्रॉब्लम रहती है लंबे समय तक सिटिंग। इसके बाद में एक और हॉरोस्कोप है हमारे पास में, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मून केतु के साथ में और 12th हाउस में है। इसके साथ साथ सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट, एक तो 12th हाउस में हो गया, उसके साथ साथ केतु प्लैनेट साथ में आ गया और सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया। इन्होंने अपनी इच्छा से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, किसी ने इनको बाउंड नहीं किया था, इन्होंने खुद से ही अपने मन से त्याग दिया कि मुझे जो है शिक्षा नहीं लेनी, अपने मन से
ये उनको डिसीजन आया। मेलेफिक प्लैनेट्स की वजह से और मून के साथ में प्लैनेट की वजह से जो मेंटालिटी प्लैनेट्स क्रिएट करते हैं, सिग्निफिकेशंस देते हैं, वही सिग्निफिकेशंस जातक को, नेटिव को मिलते हैं और वो एक्ट करता है। तो अर्थ यही है कि हमारे बच्चों की कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकल मून इज इम्पॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजिकल जानने के लिए। अब इसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है साइकोलॉजिकल रीजन, और कैसे हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से जोड़ के रेमेडी को डिजाइन करेंगे जो बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, तो उसको रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी भी हमारी ये कहती है और हिप्नोटाइजेशन में भी ये कहा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो लोग जो लर्निंग करते हैं उसको लर्निंग करने के 3 तरीके होते हैं, या 3 पैटर्न्स ऑफ लर्निंग होते हैं। फर्स्ट है विजुअल लर्निंग, सेकंड है ऑडिटरी लर्निंग, थर्ड है कैनेस्थेटिक लर्निंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों में भी खास तौर पर स्टडी लेवल पे, क्योंकि जब वो लर्निंग के समय पे होते हैं, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो काफी उनके ऊपर वर्क करती हैं और वो इस चीज को काफी देखकर काफी ये चीजें आपको उनमें उनके व्यवहार में मिल जाएंगी अगर आप ढूंढेंगे तो। मैं उदाहरण देके समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। कुछ बच्चे चीजों को देखकर माइंड में स्टोर करते हैं मेमोरी को, कुछ बच्चे सुनकर करते हैं और कुछ बच्चे उसको टच की फीलिंग से स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं मेरी वीडियो की ही, अभी लास्ट वीडियोस हमने की, काफी अच्छी वीडियोस थी, लोगों के मैसेजेस आए। तो एक नेटिव ने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। एक ने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपकी वीडियो सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने काफी पॉइंट्स अच्छे अच्छे नोट किए। एक ने मुझे मैसेज किया कि सर आपकी वीडियो मैंने देखी, मैंने अप्लाई की, मैंने फील किया कि ये वाकई में ये रिजल्ट दे। व्यक्तियों के तीनों के एक वीडियो को देखने के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है जो क्लियरली बताते हैं कि उन लोगों को जल्दी उनका माइंड कहाँ से समझाता है, किस वे में समझाता है। तो लर्निंग स्टाइल जब हम बच्चे का पकड़ लेंगे या हमें समझ में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चे को रेमेडी देते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी देंगे, तो वो जल्दी कर पाएगा। हम कहते हैं कि रेमेडी के अंदर भाव होना चाहिए, पर मैं कहता हूँ अगर आप बच्चे की इस एबिलिटी को, आपको पता होगा ये एबिलिटी कि बच्चे को विजुअलाइजेशन से जल्दी समझ आता है, तो हम उसी रेमेडी को विजुअलाइज तरीके से उसको बच्चे को देंगे तो उसका माइंड जल्दी पकड़ेगा। और जैसे ही माइंड ने कुछ पकड़ा तो वो कहते हैं कि जहां मन लगा वहां तो तन भी लगा। तो मन के अंदर एक बार आया तो अपने आप एनर्जीज और साइकोलॉजिकली ही वो रेमेडीज उसको रिजल्ट देना शुरू कर। एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लास में सपोज मैम एक टॉपिक पढ़ा रही है प्लास्टिक के ऊपर, तो प्लास्टिक की बोतल के बारे में जब पढ़ाएंगी तो विजुअल वाला जो होगा वो कैसे समझेगा। विजुअल वाले के लिए वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाएं या स्मार्ट क्लासेस के ऊपर विजुअल तरीके से अगर एक्सप्लेन करती हैं और वो बार बार अपने शब्दों में इस्तेमाल करती हैं कि बॉटल की हाइट इतनी है, चौड़ाई इतनी है। ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड्स अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे लर्निंग पैटर्न के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो ऑडिटरी बच्चा होगा, क्योंकि वो विजुअल वाला नहीं है, ऑडिटरी वाले को विजुअल तरीके से समझ नहीं आएगा। वो कैसे समझेगा, जब उसी बॉटल के टॉपिक को अगर मैम बोलेंगे कि देखिए अगर हम पानी भरते हैं इसमें तो इस तरीके की आवाज आती है, और अगर ये प्लास्टिक की बॉटल जमीन पर गिरती है तो ऐसी आवाज आती है। जहां वो आवाज वर्ड सुनेगा उसकी ऑडिटरी जो स्किल है वो उसको पावर देगी और वो उस चैप्टर को, उस टॉपिक को जल्दी पकड़। काइनेस्थेटिक जो बच्चा होगा, यहाँ पे अगर हम बच्चे के हाथ में प्लास्टिक की बॉटल दे दें और उसको कहें कि ये फील करके देखो इसकी थिकनेस कितनी है, फील करके देखो कि इसमें कैसे वाटर आता है, तो वो बच्चा उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके उस चीज को लर्निंग। तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे है कि सबसे पहले माँ बाप को ये देखना है कि मेरे बच्चे को कौन से पैटर्न से चीज समझ आती है। कई बार उदाहरण के तौर पे शर्मा अंकल घर पे आते हैं और शर्मा अंकल को 3 बच्चे हैं किसी पेरेंट्स के, 2 बच्चों को तो उनकी बात समझ आती है लेकिन तीसरे बच्चे को वो बात समझ नहीं आती। जबकि और बाकी हो सकता है कि वो बच्चा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो विजुअलाइजेशन से एक्सप्लेन कर रहे हो, और वो बच्चा जो है एस्थेटिक वाला हो, उसे फील टच चाहिए, या उस वो बातें ऐसे करें जिसमें फीलिंग या टचिंग की बात हो तो उसको जल्दी समझ आए। तो ये एक भेद करने का तरीका है जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इसी वे में इंसान लर्न करता है। तो मेरा अर्थ यहाँ पे ये है कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी में इसका यूज करके बच्चों को कैसे पावरफुल तरीके से हम
उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। सपोज रेमेडी की बात है, अगर हमने देखा कि किसी बच्चे को हमने हनुमान जी के विषय में रेमेडी देनी है, हनुमान चालीसा के विषय में देनी है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे उस बच्चे? जो विजुअली वाला बच्चा होगा उसको हम बोलेंगे कि आप हनुमान चालीसा को उसको रीड करें, और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पिक्चराइजेशन, जहां पे हनुमान जी के रूप और पिक्चर वे में अगर वो एक्सप्लेन होगा तो वो बच्चा उसको जल्दी समझ पाएगा और उसको एग्जैक्टली उसको माइंड में समझ आता रहेगा कि मैं ये पढ़ रहा हूं तो मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा। वहीं ऑडिटरी वाला है, ऑडिटरी वाले को हम हनुमान चालीसा सुनने को भी बोल सकते, वो भी इसको परफेक्ट वर्क करेगी, वो पढ़ भी सकता है। काइनेस्थेटिक वाला जो होगा, यहाँ पर बच्चे के साथ इस तरीके से डील करना है कि हम बच्चे को मंदिर की तरफ अग्रसर कर सकते हैं, हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो टच फीलिंग आ जाएगी, उसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, तो बच्चा उस चीज को जल्दी पकड़ेगा। एक ही रेमेडीज है लेकिन उसको देने के पैटर्न अलग है, जिससे बच्चे को अलग तरीके से समझ आएगा। मैं एक छोटी सी बात दीपक जी मेरे दिमाग में आई कि हमारे साथ होता क्या है कि सपोज हमारे पास में कोई 10 साल या 12 साल का बच्चा आया है, उसकी भी मंगल की दशा चल रही है, और 30 साल का व्यक्ति आया और उसकी भी मंगल की दशा चल रही है, और दोनों कुंडलियों में मंगल प्रॉब्लम कर रहा है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो मंगल की रेमेडी हमें पता है या जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं हमारे गुरुजी से या कहीं से भी हमें जो नॉलेज है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, हम दोनों को सेम रेमेडी दे देते हैं। जबकि 12 साल के बच्चे का जो बिहेवियर है, उसकी जो कैपेसिटी है, और 30 साल का व्यक्ति जो है, उन दोनों मंगल की रेमेडी में दोनों में अंतर आना चाहिए, क्योंकि मंगल के रिजल्ट उस समय उसको अलग वे में मिल रहे हैं, और जो ये 30 साल का जातक है इसको अलग वे में मिल। तो यानी कि रेमेडीज को भी हमें डिफरेंस करना आना चाहिए रेमेडीज के अंदर। अगर हम डिफरेंस करके बच्चों को सजेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी उन्हें समझ आएगा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मैं जो लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं या जो लोग मेरे से एजुकेशन के विषय में आते हैं, मैं सबसे पहले यही चीज देखता हूँ कि मुझे बच्चे को किस वे में समझाना है। कहा जाता है कि कोई भी रेमेडी की जाए उसमें आपका भाव होना चाहिए। अगर आप डेडिकेशन से करेंगे तो उस रेमेडी की बात ही कुछ और हो जाएगी। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर बच्चा विजुअलाइजेशन से ज्यादा अच्छा पढ़ता है और हम उसको काइनेस्थेटिक रेमेडी अगर हम करा रहे हैं, तो उसका वो भाव ही नहीं आएगा नेचुरल, वो आर्टिफिशियल भाव से करेगा। जो माँ बाप कह देंगे कि ऐसे करना है तो वो कर देगा, लेकिन वो भाव नहीं आ पाएगा। ऐसे ही ऑडिटरी के साथ में, ऑडिटरी को आप काइनेस्थेटिक एक्टिविटी कराएंगे, यानी कि दान करवाएंगे हाथ से कहीं पे, तो उसको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लर्निंग का जो कैप्चर है, उसका जो भाव है वो सुनने में है। एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चे क्लास में टॉप मारते हैं, जो बच्चे क्लास में ज्यादा मार्क्स मैक्सिमम लेकर आते हैं, उनकी जो कैटेगरी होती है वो ऑडिटरी की ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम क्लास के अंदर टीचर्स जो बोलते हैं, ऑडिटरी वाले बच्चे को एग्जैक्टली वो वर्ड्स एकदम माइंड में उसको ईयर्स में आते हैं और वो पिक्चराइजेशन होकर माइंड में सेव हो जाता है। ऑडिटरी वाला बच्चा ही एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ एग्जैक्ट एक एक वर्ड की क्लियरिटी के साथ लिख पाएगा। विजुअल वाले को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो विजुअल और सम ऑडियो स्किल से पढ़ता है, तो अगर उसको वो एग्जाम में कुछ चीज लिख रहा है और उसे याद करना है, तो जैसे ही वो अपनी आंख बंद करेगा तो उसे वो पन्ना याद आएगा जो पन्ना उसने पढ़ा था विजुअल वाले को। और जो ऑडिटरी वाला है वो उसको वो वॉइस आएगी जो उसने स्पेल करके उस वर्ड को पढ़ा था। ये साइंटिफिकली ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर होता है। और जो काइनेस्थेटिक वाला है वो एग्जैक्टली वो ये टच को फील करेगा कि उस समय अगर मैं पढ़ रहा था तो क्या ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें मैं इन्वॉल्व था। तो बच्चों ये माइंड याद कराता ही उसी वे में है। तो अगर ये एक्टिविटीज अगर हमें पता चल जाए तो हम एस्ट्रोलॉजिकल इसको जोड़कर अच्छी तरीके से बच्चों को रेमेडीज दे सकते हैं। इवन इसका यूज हम बड़े लोगों पे भी कर सकते हैं, किसी भी एज के लोगों पे, और एग्जैक्ट रिजल्ट देने में पावरफुल होता है। और ऐसा मैंने देखा भी है कि मैंने बहुत से लोगों को एक रेमेडी दी और काफी लोगों पे वो रेमेडी काम करी और काफी लोगों पे वो रेमेडी बिल्कुल काम नहीं करी। तब मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसमें थोड़ा वर्क किया, एक्सपीरियंस लिया और फिर इसके अकॉर्डिंग जब प्लेस्ड करके मैंने रेमेडीज दी तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट आए, बहुत चमत्कारिक, जिसे मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा चमत्कारी रिजल्ट। क्योंकि अर्थ ये है, वो कहते हैं ना कि इसको इसकी भाषा में समझाओ तो जल्दी समझ आए। तो वो भाषा पकड़नी जो है वो हमें ऐसे पकड़नी है। इस पैटर्न को यूज करके हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को अगर हम डिजाइन कर देते हैं तो आई थिंक बच्चों को काफी फर्क पड़ेगा। और हमारे शिक्षा विभाग में इस विषय में बहुत पहले ही पढ़ाया जाता है, जब टीचर्स को ट्रेनिंग कराई जाती है या एजुकेशन दी जाती है, तभी ये सब उस विषय के पार्ट है।
लेकिन उस समय हम लोग हमारे साथ यहाँ ये प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में कि थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन प्रैक्टिकल करने पे जब हम जाते हैं तो प्रैक्टिकलाइजेशन उसका बहुत कम है। तो आई थिंक ये पैटर्न अगर माँ बाप समझेंगे तो वो अपने बच्चों को और भी लाइफ के कई डिसीजंस में अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे, और एजुकेशन में भी बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि बच्चा किस वे में पढ़ रहा है, तो उस वे में उसको आप ट्यूशंस अवेलेबल कराएंगे। एक ऐप है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत फेमस है ट्यूशन के लिए, होम ट्यूशंस और ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए। आपके बच्चे को, अगर आपका बच्चा इनमें से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपको वो कैटेगरी नहीं पता और आपने वहां ज्वाइन करा रखा, आप कितनी अच्छी जगह ज्वाइन करा लीजिए, उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके माइंड को ही नहीं समझ पा रहे, तो वो कैसे समझ सकते। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेमेडीज के ऊपर कि रेमेडीज फॉर ऑल मैं आज क्या लेकर आया हूँ, और स्पेसिफिक रेमेडीज भी हैं, लेकिन उसके वो कैटेगरी के हिसाब से हैं, और उस कैटेगरी को फाइंड आउट करने के कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ कुछ पैटर्न्स हैं, जब वो क्लियर होते हैं बच्चे के द्वारा तब एग्जैक्टली हम पकड़ सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग। बट आज एक रेमेडीज फॉर ऑल जो कि कोई भी कैटेगरी हो वो इस्तेमाल कर सकती है, उसके विषय में मैं बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वास्तु। अगर स्टडी रूम एग्जैक्ट वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो बच्चा वहां पे लंबे समय तक बैठेगा या उसका मन लगेगा, क्योंकि अगर आपके आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो आप वहां पे नहीं बैठेंगे। उसके लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि वास्तु के अकॉर्डिंग वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि एजुकेशन की डायरेक्शन है और सेविंग जोन भी है, एज पर द 16 डायरेक्शन में अगर हम डिवाइड करते हैं एजुकेशन का है तो यहाँ पे हम सेटल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट शेयर नहीं करा है, 16 डायरेक्शन का अगर हम चार्ट देखेंगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि है एंटरटेनमेंट एंड फन जोन। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि अगर बच्चा खुश है या जातक उस दिशा, अगर वो दिशा खुश है, अगर अर्थ ये है कि उस दिशा में जो सिग्निफिकेशन है वो सिग्निफिकेशन अगर व्यक्ति को वो उसको फील करता है, अगर वो खुश है तो एग्जैक्टली उसके माइंड में वो चीज सेव हो जाएगी, क्योंकि ऑल सेंसेस आर रेडी टू एक्सेप्ट दोस थिंग, कि वो रेडी है वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो एकदम स्टोर हो जाता है। इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट जस्ट उसके अपोजिट बनाई गई है कि यहाँ पे एजुकेशन एंड सेविंग जोन में अगर बच्चा पढ़ता है बैठ के तो उसको इजीली समझ आएगा, अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में हमने ध्यान देना है कि इंटीरियर कैसा हो रूम का। तो इंटीरियर को सबसे चीज समय कि लाइट कलर्स की वॉल्स कलर्स यूज करने हैं वॉल्स के ऊपर, जो लाइट कलर्स के। डार्क कलर जो होता है वो हमेशा हैवीनेस क्रिएट करता है माइंड के ऊपर, लाइट कलर हमेशा हल्कापन महसूस कराता है। बुक शेल्फ लगाने की कोशिश करें, यानी बुक्स जरूर होनी चाहिए स्टडी रूम में। कहते हैं कि जब तक आप वातावरण नहीं बनाएंगे किसी चीज का तब तक वो चीज फील नहीं हो पाएगी किसी भी जातक को। तो बुक शेल्फ की कोशिश करें या बुक्स को इस तरीके से अरेंज करें कि प्रॉपर स्टडी रूम लगे। मोटिवेटेड थिंग्स, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, एग्रेसिव पिक्चर्स लगा देते हैं, कोई किसी से लड़ रहा है और खूंखार जानवर की तस्वीर लगा दी या कुछ भी ऐसी चीज जो कि मोटिवेटेड नहीं है। अब क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं वो सब हम पे रिजल्ट देती हैं, तो अगर हमारे रूम के अंदर, अगर बच्चे के रूम के अंदर कोई ऐसी एग्रेसिव पिक्चर्स लगी हुई है, नॉन मोटिवेटेड चीज है, तो वो उसको इम्पैक्ट करेंगी और उसका बिहेवियर वैसा होगा। मोटिवेटेड थिंग्स लगाएं। कोई भी हमारे जो बहुत सारे सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं उनकी फोटोज लगाएं, सक्सेसफुल लोगों की फोटोज लगाएं, उनके बारे में लिखा हो, पढ़ें, क्योंकि वहां से जब मोटिवेशन मिलेगी तब बच्चा लंबे समय तक बैठता है। उसके बाद में गायत्री मंत्र से ज्यादातर मंत्रों की उत्पत्ति हुई है ऐसा बताया जाता है और ऐसा पढ़ा भी है मैंने। गायत्री मंत्र बहुत स्ट्रांग है, अगर ये घर के अंदर अगर इसका जाप होता है निरंतर और खासकर स्टडी रूम के अंदर, तो बच्चे की एजुकेशन में और बच्चे को एजुकेशन लर्निंग करने में ज्यादा समस्या नहीं आती, या जिसे कहते हैं कि अगर समस्या आ भी रही होती है तो उसके माध्यम से उसमें मॉडरेट रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत एक पावरफुल मंत्र है, लेकिन कहते हैं कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, किसी भी काम को आप नियम से करेंगे तो उसका रिजल्ट जरूर है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कि स्टडी रूम है, बच्चा बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि स्टडी रूम है और बच्चा मतलब उसको सोफे पे बैठ के पढ़ रहा है। जब तक आप एक स्पेसिफिक टेबल चेयर सेटल नहीं करेंगे, एक प्रॉपर पोस्चर नहीं देंगे उसे पढ़ने के लिए, आपका माइंड रेडी नहीं होगा ये चीज स्टडी करने के लिए। मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए बेड का इस्तेमाल होता है सोने के लिए, सोफे का इस्तेमाल होता है बैठने के लिए, आराम करने के लिए।
आप टेबल चेयर्स का जब यूज करेंगे तो आप एक पोजीशन में आ जाएंगे जो कि आपको वेल प्रिपेयर्ड, और बुक्स आपके आसपास होंगी तो वो आपके माइंड को ये गाइड करेंगे कि यू हैव टू डू स्टडी, आप स्टडी करने बैठे। और ये कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है आपको। सबसे बड़ी बात है कि कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना। इसके बाद में और रेमेडीज हैं। ये मैंने पाया है कि अगर एवरी अमावस्या, क्योंकि अमावस्या एक ऐसी होती है जिस समय चंद्रमा की शक्ति जो है कमजोर होती है, ऐसी स्थिति में बच्चे को अमावस्या वाले दिन अगर हम गंगा जल और थोड़ा सा मिल्क मिला के उस पानी से स्नान कराएं, यानी कि उसके बकेट में वो डाल दें और वो उससे स्नान करें गंगा जल से, तो उस दिन जो है वो नकारात्मक जो चंद्रमा जो कमजोर हो जाता है और उससे जो नकारात्मक चीजें आनी होती हैं उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, उसके मन पे जो अटैक करती हैं, उससे बचाया जा सकता है और उसके मन को मजबूत रखा जा सकता है। मैक्सिमम अमावस्या के आसपास ही बच्चे का मन खराब होता है या बच्चे के माइंडसेट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि मून उस समय कमजोर होता है। और अगर पत्रिका के अंदर भी वो कमजोर है तो डेफिनेटली डायरेक्ट रिजल्ट्स देगा। फिर हम बात करते हैं कि पूर्णिमा किस तरीके से महत्वपूर्ण है और पूर्णिमा को बच्चे को किस तरीके से बच्चे को रेमेडी करानी है। यहाँ पे मेरा अर्थ ये है क्योंकि पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा पूर्ण शक्तिशाली होता है, पूर्ण होता है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम अपने बच्चे को कोशिश करें कि पूर्णिमा वाले दिन मून की लाइट के अंदर लेकर जाए, या वो मून लाइट के अंदर एटलीस्ट हाफ आवर खड़ा रहे, उसको मंत्र चैंट करना है वो मंत्र चैंट करे, उसे सिर्फ मून को देखना है वो मून को देखे, उसको जो फील करना है करे, लेकिन एटलीस्ट हाफ आवर वो फुल मून के पास खड़ा रहे और उसकी एनर्जी को फील करने की कोशिश करे। तो मैं मानता हूँ कि एनर्जी मिलती है मन को, एनर्जी मिलती है उसको स्ट्रांग बनाने में। इसके साथ साथ मैंने एक रेमेडी है 12 नेम्स ऑफ लॉर्ड गणेशा। मैंने ये अनुभव किया है कि भगवान गणेश के 12 नाम का जो जाप बच्चा करता है या अपने विद्यार्थी जीवन में पूजा में इस नाम का इस्तेमाल करता है या अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले करता है, वो किसी भी तरीके से प्रतिदिन इसका जाप करता है, तो मैं मानता हूँ कि उसको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, उसको शिक्षा में सपोर्ट मिलता है, उसको कहीं ना कहीं उसके मेहनत का फल मिलता है, और मेहनत भी करेगा और मेहनत का फल भी मिलेगा। आप मंत्र पढ़े, आप 12 नाम सुने, कोई चॉइस है, बच्चा कुछ भी चॉइस कर सकता है, उसके अनुसार आप उसे डिजाइन कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा करें, वो भी उसमें कंसीडर है। अगर 12 नेम्स पढ़ सकते हैं 12 नेम्स ओके है। अगर कोई कहता नहीं मैं पूजा कर सकता हूँ तो वो पूजा करे, कुछ भी करे, लेकिन गणेश जी की पूजा जरूर करे। तो ये रेमेडीज जो हैं जनरल रेमेडीज थी जो कि हेल्प करेंगी बच्चे को डेवलप करने में, उसके माइंड को डेवलप करने में, उसके मूड को डेवलप करने में। और अंत में मैं फिर से कहूंगा कि जो साइकोलॉजिकली चीजें आज मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, आई होप ये सबको समझ आए। और मैं कहूंगा कि इसको ट्राई कीजिए। देखिए, जब तक हम किसी चीज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मानते लोग जब तक नहीं है जब तक जानते नहीं है, एक बार जान लेंगे तो फिर मान भी नहीं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग से विचार, अलग से सोच, बहुत अच्छे से आपने बताया भी। और एक अच्छे शिक्षक का जो ऑब्जर्वेशनल जो ट्रेनिंग के टाइम पे दी जाती है उसको आपने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है सब लोगों के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इसमें मदद मिलेगी अपने बच्चों को एजुकेशन में राइट डायरेक्शन देकर सीखने। सुशांत जी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक सभी यहाँ पे मेंशन है। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उनका नंबर नोट कर लें और जिनको जो क्वेश्चंस डिस्कशन करना हो डायरेक्टली उनसे। यहाँ एक अच्छे वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार।